बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम कबूल कीजिए। आज टॉप स्टोरी में स्टोरी होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चकनाचूर होने वाले ख्वाब की, जिसमें कुछ हाथ अपनों का भी है। वो अपने कौन हैं यही बताएंगे। दूसरी टॉप स्टोरी इसके अलावा है अवाम के हुक्म और चेयरमैन नैब के इंकशाफात से मुतल्लिक कि मामला संगीन है या इस पर उठने वाला शोर ज्यादा है। अगली टॉप स्टोरी होगी बिल गेट्स की ख्वाहिश की और हमारे कारनामों के बारे में कि हमने बना दिया है पाकिस्तान को एक नाकाम तरीन रियासत। टॉप स्टोरी में एक झलक पाक फौज को दरपेश मसाइल की भी और आखिरी टॉप स्टोरी होगी ब्लाइंड क्रिकेट टीम की। वेलकम टू टॉप स्टोरी। और टॉप स्टोरी में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस के बारे में हम बात करेंगे, उनके ख्वाब कौन से हैं जो चकनाचूर हुए, उनके बारे में भी बात होगी। लेकिन अभी जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही आम स्टोरी है और वो स्टोरी इस बारे में है कि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदे चुनते हैं और ये उन मुंतखब नुमाइंदों का हक होता है कि वो जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं मुल्क के, उन पर नज़र रखें और उनका ये इस्तेहकाक है कि वो नज़र रखें कि कहाँ कोताही हो रही है और आवाम के जो माली मामलात हैं उनको भी देखना उनके हाथ में होता है। वो जिसको चाहे इस हवाले से बुला भी सकते हैं, उनके सामने भी आ सकता है, क्योंकि आवाम की जो हुक्मरानी है वो इन्हीं रहनुमाओं के ज़रिए होती है। लेकिन पाकिस्तान में मामला कुछ उल्टा नज़र आ रहा है, इस बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आज फसी बुखारी जो चेयरमैन नैब हैं उन्होंने कुछ इंकशाफात कर डाले हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है, असल कहानी है क्या। अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए रियासत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मामलात चलाएंगे। ये पाकिस्तान का वो आइन कहता है जिसको अगर अमली किताब की बजाय कोई अलिफ लैलवी दास्तां परियों के देश में किसी सरपट दौड़ते घोड़े पर लहराते झूमते वजी शहजादे की आमद की कहानी, एक था राजा कोई थी रानी, रहमदिल बादशाह की हंसी खुशी रहने वाली अवाम के उन्वानात की स्टोरी बुक कहा जाए तो गलत ना होगा। आईने पाकिस्तान को अगर गौर से पढ़ा जाए तो तबीयत बाग बाग हो जाती है। ये किताब अगर आने वाली सदी के किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इसे पढ़कर यही महसूस करेगा कि पाकिस्तान में एक आम आदमी की हुकूमत हुआ करती थी। जब वो चलता था तो रियासत इसके घर से इसकी मंजिल तक कांटे उठाकर फूल बिछा दिया करती थी। इस रियासत के एहलकारों की इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि वो अवाम के हुक्म के आगे चूं तक कर उठे। लेकिन अमलन क्या है ये हम ही जानते हैं। ये दर्द हमारा मुश्तरका है कि हमारी इज्तिमाई दानिश की कुछ वुक़्त है और ना ही हमारा हक़ हाकिमियत कभी तस्लीम किया गया है। कभी संगीन तो कभी कलम। दुनिया भर की पॉलिटिकल साइंस में ये अमर तयशुदा है कि कौमी दौलत का हिसाब हर किसी को अवाम के सामने पेश करना है। अवाम का कानूनी मतलब अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हुआ करते हैं जो एक छत तले बैठ कर रियासत के इंतजामात चलाया करते हैं। इस अजीम इकट्ठ को पार्लिमान कहा जाता है। मगर जोरे बाजू वाले अपनी बात अपनी ताकत के जरिए मनवाते आए, लेकिन ख्वाब फरोशों ने ख्वाब ये दिखाया कि रियासत होगी मां के जैसी। मनचले इस पर मान गए और वो कर दिया जो कभी किसी ने सोचा भी ना था। कोई सोच सकता था कि जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे जबरदस्त नूरी ना नारी ने जिस आईनी ओहदेदार को निकाला हो, जबर का निजाम इसे वापस आने देगा? मगर इसे होना था सो हो गया। यूं लगा कि जैसे पार्लियामान की आजादी और अवाम के हुक्म जारी करने का दौर आ गया, मगर एक सराब ही निकला। 2 मई पर पार्लियामान को दी हुई ब्रीफिंग भी और 18वीं 20वीं तरमीम भी। कौमी इदारों के हिसाबात देखने वाली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हिसाबात का जवाब देने के लिए बुलाती है, वो आने से इनकार कर देते हैं। कमेटी फिर बुलाती है, वो फिर नहीं आते, बल्कि जवाब आता है कि वो इसके पाबंद नहीं। कमेटी वजारत कानून और आईनी माहिरीन से राय लेने के बाद इन्हें फिर बुलाती है, जवाब फिर आता है कि इनकी तलबी अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। सवाल सादा सा है कि अवाम के सामने इनके खर्चे हुए पैसे का हिसाब देने से अदलिया की आज़ादी किस तरह मुतासिर होती है? अगर होती है तो फिर सास इदारों और फौज से इन कैमरा ही सही हिसाबात का पूछना भी कौमी सलामती के मुनाफी क्यों नहीं होता? और स्टोरी ये भी है कि कल विफाकी काबीना के इजलास में चेयरमैन नैब के बयान पर बहुत गर्मा गर्मी रही, जिसमें इन्होंने कहा था पाकिस्तान में रोजाना 7 अरब की करप्शन होती है। वज़ीर आज़म ने इसकी तहकीक के लिए कमेटी बना दी और खुर्शीद शाह साहब ने कह दिया कि जितनी करप्शन चेयरमैन नैब बताते हैं इतनी मालियत का तो कौमी बजट नहीं होता। इसका जवाब आज चेयरमैन नैब ने दिया, बल्कि वो अपने बयान पर यूं डटे कि करप्शन की हद उन्होंने
7 अरब रोजाना से बढ़ाकर 10 से 12 अरब रुपए रोजाना कर डाली। यही नहीं, वो ये भी कह गए कि सिर्फ विफाकी हुकूमत ही नहीं बल्कि सूबाई और ज़िले हुकूमतें भी करप्शन की दलदल में धंसी हुई हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे कि PIA स्टील मिल्स, यूटिलिटी स्टोर से लेकर रेलवे तक हर चीज करप्शन दीमक की तरह चाट गई है। जमशेद दस्ती भी हुकूमत पर बरसते रहे और कुछ हाथ इस्माइल तारिक ने भी साफ किए। ये बात तो तय है कि अस्पताल के फराश से लेकर MS तक, सरकारी दफ्तर के चपड़ासी लेकर सेक्रेटरी तक हर कोई अपनी अपनी औकात का हाथ मारता है, अवाम की जेब साफ करता है। इसके बावजूद देखना यह है कि करप्शन सरकारी इदारों में जितनी होती है शोर भी उतना है या प्रोपेगेंडा तेज है। इसी पर बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन मोहतरमा यास्मीन रहमान साहिबा से। यास्मीन रहमान साहिबा, जो मामला करप्शन का है, अगर ये इतनी करप्शन पाकिस्तान में है तो हम ये समझ लें कि अब मईशत का हिस्सा है, करप्शन खत्म नहीं हो सकती। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामा, बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही अहम मौजू और आजकल ख़ास तौर पे ये मौजू बहुत ही ज़ेर बहस है। मैं समझती हूँ कि जो फिगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से आए या चेयरमैन नैब ने दिए, उस पर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आई, उनकी कोई डिटेल्स नहीं आई, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं की गई कि किस इदारे में कहाँ करप्शन है, किस इदारे में कितनी करप्शन है। तो इस तरह से पाकिस्तान को लेबल कर दिया जाना कि यहाँ पे इतनी करप्शन है, जो कि एक फिगर दे दिया। पहले तो वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताएं कि वो फिगर उन्होंने किस तरह इकट्ठा किया, वो फिगर किस तरह। हम खुद PAC में बैठते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ हम इस पे कोशिश करते हैं कि मामलात को बेहतर से बेहतर रिजॉल्व किया जाए और करप्शन को ख़त्म किया जाए और सिस्टमिक इश्यूज़ को, सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जाए ताकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इदारों में वो बहुत बेहतर आए। लेकिन ये मैं भी नहीं कह सकती, जो कि हम डेली बेसिस पे पिछले 4 साल से ये मामलात देख रहे हैं कि कितनी एवरेज करप्शन मुल्क में डेली बेसिस पे है, क्योंकि पैमाना क्या है नापने का ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई। उसमें उन्होंने क्या प्रोविंसेस को भी शामिल किया, क्या डिस्ट्रिक्ट्स को भी शामिल किया, जैसे आप अभी अपने इंट्रो में कह रहे थे, या सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के इदारों की बात करें और किस इदारे में कितनी करप्शन है। और जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, नैब के चेयरमैन ने जब हमें दी थी ब्रीफिंग कमेटी में, तो उन्होंने कहा था कि उनके परव्यू में जुडिशरी और फौज नहीं आती। तो क्या वो उन इदारों को शामिल करके कह रहे हैं या उनको अलहदा करके कह रहे हैं? तो बहुत सारे सवालात हैं। करप्शन है, मैं इस पे ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, वो गलत होगा, लेकिन एक ये फिगर कोट कर देना विदाउट एनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या कैलकुलेशन के, ये मुल्क के साथ ज्यादा। अच्छा, जमशेद दस्ती साहब भी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। जमशेद दस्ती साहब, आपकी पार्टी के, वो कहते हैं 40 अरब की करप्शन PSO में होती है। इसी तरह हम PIA को देखें, रेलवे को देखें, स्टील मिल्स को देखें, वहां पर करप्शन है। यानी करप्शन है, लेकिन आपको इख्तलाफ है कि रोजाना 12 अरब की नहीं। नहीं, मुझे ये इख्तलाफ है कि जब तक देखिए ये फिगर्स तब कोट करने चाहिए। मैंने ये कहा कि करप्शन है, मैं इससे माने नहीं हूँ कि पीछे नहीं हट रही कि कह दूँ कि नहीं जी बिल्कुल पूरा मुल्क करप्शन से पाक है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तकरीबन हर अदारे में हमें करप्शन के भी पैराज मिले, हमें करप्शन के फिगर्स भी मिले, हमें इनएफिशिएंसीज भी मिली और मनी वेस्ट होते हुए भी मिली। उसको भी क्या आप करप्शन के जुमरे में डाल देंगे कि कमेटी बनी है इतने साल में पैसा रख के बैठे रहते हैं। अब ये जो कमेटी बनी है, वो पैसा इस्तेमाल में नहीं आता। जी ठीक, हम उम्मीद करें कि जो कमेटी बनी है इसमें साफ होगा कहां कितनी करप्शन हो रही है। इसी बारे में आपसे जानूंगा। एक और स्टोरी जो हमारे सामने है वो भी बड़ी आम है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को PAC, जिसके आप मेंबर हैं, बार बार बुलाया जाता है, वो नहीं आते, तो फिर PAC कर क्या सकती है? ब्रेक के बाद बात होगी। बात हो रही थी करप्शन की, ये तब खत्म होगी जब इदारों का एहतराम होगा, इंसाफ होगा। यास्मीन रहमान साहिबा भी हमारे साथ हैं। यास्मीन साहिबा, एक स्टोरी जो मैं पहले जिसकी बात कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार आपके सामने नहीं आते, आप बार बार बुलाते हैं, माहिरीन से आप पूछते हैं, लेकिन वो यही कहा जाता है आप बुला सकते हैं मगर वो नहीं आते। तो फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लिमानी कमेटी है, इसके पास क्या रास्ता रह जाता है? देखें, पहले तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत एक मोहतरम अदारा है, अहम अदारा है हमारे मुल्क का, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो बार बार नहीं आते, आपने भी ये कहा और हमने इस मौक़िफ़ पे लॉ मिनिस्ट्री से भी राय ली, 3 बार राय ली, फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी राय ली और रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ को भी लेटर लिख के राय ली। तो तमाम की राय जो है वो इसी में थी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का एक अहम अदारा है, उनका ऑडिट भी होता है
ऑडिट रिपोर्ट्स भी हैं उनकी, तो उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं वो सेटल नहीं हो सकती या वो उन पे कोई डायरेक्शन नहीं कर सकते जब तक कि वो पीएससी में ना ले हों, और पीएससी उसको डिस्कस करके या तो सेटल करेगी या उस पर जो भी जिम्मेदारी होगी या जो भी डायरेक्शन होगी डायरेक्शन इशू करेगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो ऑडिट करवा लेते हैं, ऑडिट तक तो वो अपना कर रहे हैं ठीक, लेकिन उसके बाद क्या पार्लियामेंट में आना कोई इतनी मैं नहीं समझती कोई ऐसी बात है। जबकि ये पीएससी वो कमेटी है जिसमें शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा खुद पेश हुई कि उनसे रिलेटेड डायरेक्टली पैरा नहीं था। मुझे ये बताएं, उनसे भी बड़े कोई लीडर अभी तक पार्लियामेंट को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट को जो पैसे दिए जाते हैं वो कहां खर्च हो रहे हैं, किस तरह खर्च हो रहे हैं? देखिए वो रिपोर्ट में तो आ जाते हैं, रिपोर्ट तो यकीनन पार्लियामेंट में होती है। अगर पीएससी को ये समझा जाता है कि जी ये अथॉरिटी नहीं है या ये उसका मैंडेट नहीं है कि वो इनको रिव्यू करे, तो फिर पार्लियामेंट ग्रांट क्यों करती है? ग्रांट भी तो पार्लियामेंट के प्रोसेस के थ्रू बजट एलोकेशन हर इदारे को होती है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू कर रहे हैं पार्लियामेंट कमेटी का? जी मैं समझती हूँ कि यकीनन कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि इसमें उनको दोबारा नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि इतने मोहतरम अदारे से हम वरना आप क्या करेंगे? नहीं कर सकते थे। वरना पीएससी पार्लियामेंट क्या करेगी? वरना तो कमेटी, देखिए कमेटी के पास वो ऑप्शंस हैं कि कल की हमारी मीटिंग के बाद हम अपने मेंबर्स बैठें और फिर सारी ऑप्शंस को ज़ेर गौर करें। कमेटी की सर्टन पावर्स भी हैं कि कुछ लोगों को जो लोग नहीं, ये मैं अभी नहीं कह रही कि ये डिसीजन नहीं हुआ, हम डिसाइड करेंगे, पर कमेटी की पावर्स में ये है कि पार्लियामेंट को रिकमेंड भी करे, प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड कर सकती हैं, अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती हैं, समन भी कर सकते हैं लोग जिनको बुलाना चाहें, या मैजिस्ट्रेरियल पावर्स भी हैं कि किस तरीका कार से उन पे कोई इस तरह मैजिस्ट्रेरियल पावर्स को इस्तेमाल करते हैं। आने वाले दिनों में क्या होता है? रजिस्ट्रार साहब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो हैं वो आप पीएससी के सामने आते हैं नहीं और बताते हैं कि कहां पैसा खर्च हो रहा है या नहीं, और करप्शन जो है वो कहां तक रुकती है, और जो इस्तेहकाक जो है पार्लियामेंट का वो जो मजरू हो रहा है उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। यास्मीन रहमान साहब हमारे साथ थी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर हैं, बहुत शुक्रिया हम उनका अदा करते हैं। एहतराम इदारों का ना हो रहा हो और करप्शन हो रही हो तो यकीनन फिर इंसाफ मुल्क में नहीं है। इसी से जुड़ी हमारी अगली स्टोरी। हजरत अली ने किसी भी रियासत की कामयाबी के बारे में एक जुमले में बयान कर दिया था कि कुफ्र की रियासत तो कायम रह सकती है मगर जुल्म पर कारबंद रियासत नहीं चल सकती, और अहदे हाजिर के फलसफी निज़ाम अदल के बारे में कहते हैं कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ देने से इनकार के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी बहाली के फौरन बाद सबसे पहला इदारा जाती काम जुडिशल पॉलिसी बनाकर किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अवाम को जल्द इंसाफ देने का ख्वाब दिखाया। 2009 में जुडिशल पॉलिसी साजों ने पाकिस्तान के तमाम जुडिशल अफसरों को पाबंद बनाया कि वो एक साल के अंदर अंदर ज़ेर इल्तवा 17,04,871 मुकदमा निपटा दें, मगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर फकीर कहते हैं कि अप्रैल 2010 से 2011 के दौरान मजीद 26,214 मुकदमा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए, जबकि अदालत उज़्मा ही के ह्यूमन राइट्स सेल को 86,604 दरखास्तें मौसूल हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि अदालत उज़्मा में नई दरखास्तों की ये तादाद दरअसल अदलिया पर अवाम के एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। ये एतमाद ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि दीगर आला और मातहत अदालतों पर भी बढ़ने लगा और ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में खातिर का कमी ना हो सकी। इस वक्त अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद किस कदर है, इसके लिए ये रिपोर्ट देख लीजिए। जुडिशल पॉलिसी के तहत मातहत अदालतों को 31 दिसंबर तक तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने का हुक्म दिया गया है। इस वक्त मुल्क भर में लाखों साइलीन अपने मुकदमात के फैसलों के मुंतजिर हैं। सिंध भर की अदालतों में भी 1 लाख से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि सिंध हाई कोर्ट के तमाम बेंचों में 20,000 से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। पंजाब की मातहत अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 12.5 लाख तक पहुँच चुकी है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के तमाम बेंचों में इस वक्त 79,000 फैसलों के मुंतजिर हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 5,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि हजारों मुकदमात मातहत अदलिया के ज़ेर समात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हजारों साइलीन मातहत अदलिया और हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अदालती कार्रवाई में सुस्त रवि के बाइस हजारों मुकदमात के फरीक फैसले के इंतजार में बूढ़े हो चुके हैं या इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं, जिसके बाद अदालत में पेशी की जिम्मेदारी इनकी औलाद संभाल चुकी है। मुकदमात की तादाद कम करने की जिम्मेदारी अदलिया के जजों, मातहत अदालतों के जुडिशल अफसरों और वकला की थी, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ख्वाब पूरा होने की बजाय चकनाचूर हो गया।
जुडिशल पॉलिसी साजों ने पिछले बरस मुकदमात खत्म करने की अपनी ही डेडलाइन में 31 दिसंबर 2012 तक की तौसीह की थी, मगर यह भी कारगर साबित ना हो सकी। वकला ने इस डेडलाइन के खिलाफ आज मुल्क भर में हड़ताल की कॉल पाकिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म से दी थी, जो जुज़वी तौर पर हो सकी। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में जुडिशल पॉलिसी दरअसल नाकाम हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो इसकी वजूहात क्या हैं? क्या आला अदलिया में जजों की कमी इसकी वजह, और क्या ये कमी नई आईनी तरमीम में जजों की तकर्रुरी का तरीकाकार तब्दील होने की वजह से तो नहीं हुई, जिसके तहत अब पार्लिमानी कमेटी के जरिए ये तकर्रुरियां हुआ करती हैं और जिसकी मुखालफत अदलिया ने भी किसी हद तक की थी? या फिर जुडिशल अफसर मुकदमात का इतना दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर वकला अपने पेशे की वजह से इस पॉलिसी के साथ नहीं चल सकते? इन सब सवालों का जवाब पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन जनाब आजम नजीर ताड़ से लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको हाई कोर्ट्स में मौजूद जजों की तादाद और खाली आसामियों के बारे में बताना जरूरी है। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में 15, पेशावर हाई कोर्ट में 13, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 8, लाहौर हाई कोर्ट में 36, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 जजों की कमी है। आजम नजीर ताड़ साहब हमारे साथ हैं, वकला रहनुमा हैं। आजम नजीर ताड़ साहब, सबसे बुनियादी सवाल ये है, अगर 5 साल से पुराने मुकदमात भी आप नहीं खत्म करवाना चाहते तो क्या इंसाफ खाक होगा? देखिए जी उसामा साहब, बात ये है कि आप सालों को ना गिने, देखिए ये कि ये मुकदमात किस तरह से पाइल अप होते गए हैं और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए सबसे ज़रूरी ये बात होती है कि जो मुनसिफ है, जो अदालत की सीट पे बैठा है, वो मुकदमे को समझे और फिर उसका फैसला करे। कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, बट एट द सेम टाइम ये भी कहा जाता है कि जस्टिस रश इज़ जस्टिस इज़ क्रश्ड। बात ये है कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोग जो कि इंसाफ के लिए अदालतों में आए हैं उन्हें इंसाफ की फराहमी हो और उनके मुकदमे के साथ इंसाफ किया जाए, ना कि मुकदमे की गिनती पूरी की जाए। और देखिए गिनती पूरी करने से मसला हल नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ सकी, यानी 10 साल 15 20 25 साल कोई शख्स इस दुनिया से चला जाए, उसके बच्चे उसके पोते मुकदमा लड़ते चले जाएं, ये इंसाफ है? नहीं जी, देखिए मुकदमे की मुख्तलिफ सतहें होती हैं। पहले ट्रायल कोर्ट में आता है, हमारे यहाँ ट्रायल कोर्ट में प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये भी ज़हन में रखिए कि दुनिया जहान में ये प्रोसेस लेंथी है। अमेरिका जिसे कि रोल मॉडल के तौर पे वो पेश करते हैं, वहाँ पे डाइवोर्स का जो मुकदमा है नॉर्मली 2 से 3 साल लेता है, हमारे यहाँ 1 साल में ख़त्म हो जाता है। अच्छा। अब देखिए CPC है जो कि ज़ाब्ता दीवानी, ज़ाब्ता फौजदारी, उसमें लोगों ने कानून बनाते हुए ये सारा कुछ सामने रखा। अब ये हो रहा है कि इस जुडिशल पॉलिसी के हुक्म की वजह से मरे हुए लोगों के बारे में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो इनकार कर रहे हैं तामील से, वो कब्र में बैठे हैं, क्योंकि जो प्यादे हैं वो हुक्म हाकम के तहत चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के बाद सिविल जजेस ने जोर डाला, प्यादे तो उनके घरों में काम करते थे, अब उन्हें जाके तामीलें कराना पड़ रही हैं। अच्छा। लेकिन वो गलत तामीलें करके ला रहे हैं और सिविल जजेस उस प्रेशर में आके और सेशन जजेस प्रेशर में आके मुकदमात के हुलिये बिगाड़ रहे हैं। इंसाफ नहीं होगा इससे। आज भी आपकी हड़ताल की वजह से आजम नजीर ताड़ साहब, आज भी हड़ताल की वजह से हजारों मुकदमे जो हैं वो फिर इल्तवा का शिकार हो गए। ये तरीका भी तो दुरुस्त नहीं है। और मुझे बताएं, इस तरह तो चीफ जस्टिस ने जो ख्वाब देखा था वो चकनाचूर हो जाएगा। 5 साल पुराने केस क्या अगर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है जल्द डिस्पोजल, तो लोअर कोर्ट्स क्यों नहीं? आप उनकी मदद करें। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा जी कि मदद में कमी कोई नहीं है। जहां तक हड़ताल का ताल्लुक है, हम लोग पहले निगोशिएशंस में रहे और जब हम देखते हैं कि गली बंद में आ गए हैं और हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हम सिर्फ उस वक्त हड़ताल की कॉल देते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस पूरे साल में 6 से ज़्यादा कॉल्स नहीं दी। पाकिस्तान बार काउंसिल की मैं बात कर रहा हूँ, जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है। बात यह है उसामा साहब, इंसाफ जल्दी में करना और इंसाफ करने में फ़र्क है। जल्दबाजी में आप डिस्पोजल तो करते हैं, डिसाइड नहीं करते। यानी डिस्पोजल इंसाफ फराहम करने के लिए जो है ना उसे मत। ताड़ साहब, लाखों केस हैं इतने पुराने, तो इस तरह तो लोगों का एतबार उठ रहा है अदालती निज़ाम से, और फिर कानून अपने हाथ में लेते हैं। लोग कहते हैं हमने क्या करना है अदालत जाके, वो तो पता नहीं कब तक मुकदमा चलेगा खुद ही, और इससे अमन व अमान की सूरत खराब हो रही है, कत्लो गारत बढ़ रही है। नहीं जी, देखिए इंसाफ अगर होगा तो एतमाद नहीं उठेगा। इंसाफ का अगर
पामाल किया जाएगा और इंसाफ तकाज़ों के मुताबिक और कानून के मुताबिक नहीं होगा तो लोगों में फिर बददिली फैलेगी। अच्छा, फिर मुआशरे में खराबी आएगी। ठीक है, ये आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि सारी दुनिया यानी कोई में टाइम फ्रेम नहीं हो सकता, 5 साल लगे, 10 साल, 20, 25, जितना मर्जी वक्त लग जाए, लेकिन इंसाफ तभी होगा जब प्रॉपर फैसला आ सके। वक्त का कोई तयन नहीं। आजम नज़ीर तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बात तय है कि इंसाफ के बगैर माशरे जिंदा नहीं रहा करते। ऐसे माशरे जिंदगी से मौत का सफर रींग रींग कर तय करते हैं। मफलूज और माजूर माशरे के बतन से दुरुस्त निज़ाम निकलता है और ना ही सेहतमंद इंसान। पाकिस्तान में सेहत के क्या अहवाल हैं और बिल गेट्स पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब आपको बताएंगे टॉप स्टोरी में इस ब्रेक के बाद। दुनिया के अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के बच्चे पोलियो के मर्ज का शिकार ना हो, बल्कि अपने दम कदम पर उठें, नन्हे कदमों से जिंदगी का आगाज करें और अपने नए जहान तलाश करें। इस बरस बिल गेट्स के इदारे समेत दीगर आलमी इदारों ने पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए 1 अरब 48 करोड़ डॉलर फराहम किए। बिल गेट्स तो पाकिस्तान को सेहतमंद देखने के अरमान रखते हैं, लेकिन शायद हम नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका है और हम यानी पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में शामिल है जहां पूरी दुनिया अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी इस मुहिम में कामयाब नहीं हो सकी। और ये ममालिक हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया। अफगानिस्तान में अमन नहीं, नाइजीरिया क्या है ये भी आप जानते हैं। उनकी सफ में खड़े होना पाकिस्तान के लिए कितने एजाज की बात है, ये अलग बहस है। मुझे अर्दशेर काउस जी याद आ रहे हैं। जहानी कहा करते थे, कोट अनकोट अगर हम करें, गटर बनाते नहीं एटम बम बनाने निकल पड़ते हैं। जरा गौर कीजिए, दुनिया पोलियो के मूजी मर्ज से पाक हो चुकी है और हमारे यहाँ 2011-12 में पोलियो के 198, अफगानिस्तान में 80, नाइजीरिया में 62 और भारत में सिर्फ एक केस सामने आया। इसका मतलब है कि हम पोलियो के हवाले से दुनिया का बदतरीन मुल्क है और इस साल पाकिस्तान में 10 लाख से ज्यादा बच्चे पोलियो की वैक्सीन पीने से महरूम रहे। इन हालात को देखकर अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे ने पाकिस्तानियों का दूसरे ममालिक में सफर मशरूत कर दिया है। जी हां, 30 मई 2013 के बाद से WHO ने पूरी दुनिया पर पाबंदी लगा दी है कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया को वीजा WHO के NOC के बगैर जारी ना करें। पाकिस्तान में पोलियो पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका? क्या आलमी फंड्स जो पाकिस्तान को इस मद में मिलते हैं, हमारे मुंह को लगा करप्शन का खून इस फंड को भी नहीं छोड़ता? क्योंकि चेयरमैन नैब कहते हैं कि पाकिस्तान में रोजाना 10 से 12 अरब रुपए की करप्शन होती है, या फिर हम परस्ती का बवाल पोलियो के खात्मे की राह में हायल है। इन सब पर बात होगी फोकल पर्सन ऑन पोलियो स्टडी मोहतरमा शहनाज वजीर अली से। मोहतरमा शहनाज वजीर अली साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे सबसे पहले ये बताएं, पोलियो एक ऐसा मर्ज है जो अपाहज कर देता है इंसान को और एक से दूसरे तक फैल जाता है, हम इसे क्यों नहीं खत्म कर सके? पूरी दुनिया ने खत्म कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इब्तिदा में बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिसके बारे में मैं कुछ बुनियादी हकायक बयान करना चाहती हूँ। जी, सबसे पहले तो ये है, यकीनन ये बात दुरुस्त है कि नाइजीरिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो का वायरस जो है वो सर्कुलेशन में है और पोलियो के केसेस जो हैं वो रूनुमा होते रहते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी दुरुस्त है कि 2010 में 144 केसेस थे, 2011 में 198 और इस साल सिर्फ 56। तो मतलब ये है कि कमी जरूर हुई है, 65% केसेस कम हुए हैं, लेकिन ये भी फिर भी तसल्ली बख्श बात नहीं है। तो ये कहना कि जी हम बिल्कुल ख़त्म ना कर पाए या हम ख़त्म करने की तरफ नहीं जा रहे, ये सही नहीं है। इस वक्त सिंध में सिर्फ 4 केसेस हैं। अच्छा। पूरे पंजाब में, जो कि सबसे बड़ा सूबा है, 200 ममालिक में से सिर्फ 3 मुल्कों में पोलियो रह गया है और हम ये कहें कि हम इस पर काबू पा रहे हैं, हम ये कहें 200 मुल्कों में से सिर्फ 3 मुल्क, पाकिस्तान में खड़ा है। मुकम्मल कर लेने दें, आदाद शुमार मैं आपको देना चाहती हूँ, आप मेरी बात मुकम्मल कर लेने दें और आवाम तक सही मालूमात मैं पहुँचाना चाहती हूँ। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका शहर कराची का, जहाँ पे 17 मिलियन लोग बसते हैं या उससे भी ज्यादा, वहां पर इस साल 1 केस भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पिछले साल 9 केसेस थे। अच्छा। इस साल अभी तक अल्लाह का फजलो करम है 1 केस भी नहीं है। अच्छा। ये भी बात दुरुस्त है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि सिंध में 4 केसेस हैं,
हमारी पूरी काविशें और कोशिशें जारी हैं, लेकिन कमी जरूर आई है। 65% केसेस इस साल कम हुए हैं। अच्छा, मैं कुछ अर्ज करूं? मुश्किलात क्या हैं? मुश्किलात ये हैं जी, मुश्किलात ये हैं जी मुझे एक बात अर्ज करने दीजिए। P2 1994 में पूरी दुनिया में खत्म हो गया पोलियो का वायरस P2। हमारे अफगानिस्तान, हमारे बलूचिस्तान में फिर हमें नजर आता है वो 10 बच्चे उसका शिकार होते हैं, और उसके बाद WHO मजबूर होता है कि पाकिस्तानी को वीजा नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी बाहर नहीं जा सकता जब तक कि वो WHO से सर्टिफिकेट नहीं मैं लेगा। वीजा पर भी आना चाहती हूँ। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त नहीं है। P2 नहीं है, वहां पे एक सेबिन लाइक वायरस है जो कि 10 केसेस बलूचिस्तान में हुए हैं, वो टाइप 2 नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि टाइप 2 जो है वो फाटा में 2 जगह में पाया गया है। मैं दुरुस्त आपके सामने अदाद शुमार पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने इस वक्त जो पोलियो की मुहिम आर्मी इदारे ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से वो पाबंदी लगा रहे हैं। चलिए, आर्मी इदारे हमारे साथ 1994 में खत्म नहीं हो गया था ये पोलियो? इदारे हमारे साथ मुकम्मल ताउन करते हैं और काम करते हैं। और आर्मी इदारों ने ही ये बताया है कि 10 केसेस जो हैं वो जो PVDP का है वायरस, जिसको हम आम जबान में सेबिन लाइक वायरस कहते हैं। अब ये बात तो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है, ये तो मैंने पहले भी अर्ज किया, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, एक तो ये बात। दूसरी बात कि खतरा कहाँ है? खतरा बिल्कुल लाहक है, और खतरा खैबर पख्तूनख्वा में 25 केसेस हैं, और ये बिल्कुल तसल्ली बख्श सूरत हाल नहीं है। लेकिन वजूहात क्या फर्क को छोड़े, पूरी दुनिया ने खत्म कर लिया, हम पीछे खड़े रह गए। पूरी दुनिया ने खत्म कर लिया, मुश्किलात कहाँ हैं? चलिए इस पर बता दें। देखिए, बात ये है, मीडिया का भी एक जिम्मेवार रोल होना चाहिए। मीडिया को सही बात पहुंचानी चाहिए लोगों तक। बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि हम खत्म नहीं कर पाए। हम इसलिए खत्म नहीं कर पाए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खानदान ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि पोलियो की वैक्सीन देने से बच्चे की जान को खतरा होता है, और ये बिल्कुल गलत है। ये कोई मेडिकल बुनियाद इस चीज की नहीं है। पोलियो के कतरे देने से किसी बच्चे को किसी किस्म की जान का खतरा नहीं होता। ऐसे भी केसेस रिपोर्ट हुए, पोलियो के कतरे पिलाए गए, फिर भी पोलियो हो गया। शहनाज वजीर अली साहिबा, तब क्या कहें? नहीं, मैं उस पर भी आती हूँ। उस पर इसलिए होता है, ये सारी मेडिकल चीजें हैं। देखिए, ये हवा में बातें नहीं है। अगर एक बच्चे को 10 कतरे भी पिलाए जाएं और उसको फिर भी पोलियो हो सकता है, वो इसलिए कि अगर वो बच्चा बीमार रहे, वो डायरिया का शिकार रहा, उसको हो या वो किसी और बीमारी में मुब्तला हो, वो वैक्सीन का असर नहीं होता। और एक बच्चे को कम से कम 10 से लेके 13-14 मरतबा कतरे पिलाने लाजमी है। हर साल 8 मरतबा कैंपेन चलता है। तो देखिए, ये बातें सारी साफ साफ करनी चाहिए। मैंने पहले भी अर्ज किया, तसल्ली बख्श सिचुएशन नहीं है, लेकिन बेहतरी जरूर आई है। और साथ साथ ये कि जो WHO ने अभी ऐसा फैसला कोई नहीं किया कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी। ये रिकमेंडेशन है, सिलसिला होता है, जो डोनर कंट्रीज हैं उनकी बॉडी है वो ये आपसे मैं अर्ज करती हूँ। देखिए, मुझे पता है, मैं WHO से दिन रात डील करती हूँ। WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है जनवरी में। जनवरी में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में ये एजेंडे पे आइटम आएगा, डिस्कशन होगी। फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड इस पर सारी डिस्कशन करके फिर जनरल असेंबली में मई में लेकर जाएगा। जब जनरल असेंबली में भी लेकर जाएगा, वहां पे सारे मुल्क हैं, वो पूरे मिलकर डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया शहनाज वजीर अली साहिबा, आप जो बातें कर रही हैं वो अपनी जगह। आलमी इदारे कहते हैं कि सरकारी अहलकारों की नाअहली और करप्शन भी एक बड़ी वजह है कि आज तक पाकिस्तान में पोलियो खत्म नहीं हो सका। दुनिया ने खत्म कर लिया, हम उस सफ में खड़े हैं जहां 2 और मुल्क हैं जिनमें पोलियो अब भी बाकी है। एक और मुश्किल से जुड़ी है हमारी अगली स्टोरी। पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अगर खुफिया एजेंसियों ने खुद साख्ता हिरासती मराकज़ खत्म ना किए तो फौज के कबायली इलाकों में रहने का जायजा लेंगे। इस खबर का दूसरा मतलब यह है कि हमने फौज को इस जंग में धकेल तो दिया है, मगर इस जंग के आफ्टर शॉक्स और आफ्टर इफेक्ट्स का सद्देबाब नहीं किया। बादस जंग असरात से निमटने के लिए खुसूसी कवानीन बनाए जाते हैं जो हमारी पार्लियामेंट 4 साल बाद फेयर ट्रायल के नाम से बनाने जा रही है। ये तो था फौज को दरपेश दाखिली मसला, और एक खारजी मसला बताएंगे टॉप स्टोरी में आपको इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान इस वक्त अपने दौर के कठिन तरीन हालात से गुजर रहा है। एक तरफ हमें तालिबान की बर्बरियत का सामना है और एक तरफ आलमी साजिशों का
जो डू मोर के नाम पर हमें शक की नजर से भी देखती हैं और हमारे एटमी असासों की फिक्र इन्हें हलकान किए रखती है। कभी हम पर इल्जाम तालिबान दोस्ती का तो कभी अपने इत्तेहादियों को अंधेरे में रखने का। पाकिस्तान इस जंग, जिसे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का नाम दिया जाता है, इसमें बराह रास्त सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला मुल्क है। हमारे 35,000 शहरी और 10,000 फौजी शहीद हो चुके हैं। जिन इलाकों में ये जंग लड़ी जा रही है वहां के बारे में अब एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि इन इलाकों में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। पाक फौज के तर्जुमान ISPR ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और इसे झूठ का पलंदा करार दिया है। इदारों के इस बाहमी तर्ज अमल पर बात फिर किसी वक्त सही। इस वक्त सवाल जहन में आता है कि इस तरह की रिपोर्ट की किसी ने अफगानिस्तान, इराक, फलस्तीन पर भी जारी की है, और अगर किसी ने की भी तो क्या आलमी मीडिया ने इस पर इसी तरह शोर उठाया जिस तरह पाकिस्तान के बारे में उठाया जाता है? एक आम सा सवाल है, इसका जवाब तलाश कीजिएगा। अब वक्त हो गया है अगली टॉप स्टोरी का, जो है हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुतल्लिक। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहले T20 वर्ल्ड कप में भारत से 29 रन से शिकस्त खा गई है। पाकिस्तान नाबीना अफराद की दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह है। इस खेल में जो गेंद इस्तेमाल होती है वो पाकिस्तान ही की इजाद है। अगरचे आज की शिकस्त छोटी बात नहीं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम ने इस खेल में कामयाबियों के कई बाब लिखे। लेकिन इसके बावजूद जायजा लेना होगा कि हम इस शिकस्त से दो चार क्यों हुए। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान को जहरीला महलूल पानी की जगह पिलाना क्या कोई साजिश थी, और मजमूई कारकर्दगी में कहां कोताही हुई? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनवर अली, जो पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। 2000 से लेकर 2010 तक पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे। अनवर अली साहब, पहले तो ये बताएं कि हम पूल मैच में, पहले मैच में भारत को हमने हराया ये T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन फाइनल हार गए, क्या वजह हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान क्रिकेट ने, ब्लाइंड क्रिकेट ने पूरी दुनिया पे राज किया और 2 वर्ल्ड कप जीते, और उसके बाद इंडिया में जा कर के वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया, और थ्रू आउट वर्ल्ड कप में हम अनबीटन रहे। और इंडिया को, जो कि बहुत बड़ा टारगेट था हमारे क्रिकेट में, 250 रन 20 ओवर्स में काफ़ी ज़्यादा हमारी क्रिकेट में रन ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान ने 19 ओवर्स में वो चेज़ कर लिया था। लेकिन अब फाइनल में आके पाकिस्तान 258 रन नहीं बना सका। उसकी वजह एक तो होम ग्राउंड है उनका, और दूसरा ये है कि लड़के थोड़ा सा अंडर प्रेशर का शिकार हो गए, और हमारी जो ओपनिंग टॉप बैट्समैन थे वो ज़्यादा क्लिक नहीं कर सके, क्योंकि एक बड़ा टारगेट था अंडर प्रेशर, और उनको क्राउड में खेलने का पहले एक्सपीरियंस नहीं था। इतना ज़्यादा क्राउड हमारे क्रिकेट में पहले नहीं होता था, लेकिन इस बार इंडिया में हज़ारों के हिसाब से वहाँ लोग थे, और उस वजह से ज़्यादातर बैट्समैन जो हमारे टॉप ऑर्डर थे वो प्रेशर का वो शिकार हो गए, और उस वजह से फिर जो है टारगेट चेजेबल जो है हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो गया। अच्छा, और ये काज है। ठीक है, यानी आपका ख्याल है प्रेशर था। आपके जो जज्बात हैं यकीनन होते होंगे कि पाकिस्तान का झंडा लहराया जाए, खास तौर पे भारत में जाकर, और बहुत ज़्यादा आप लोग भी मेहनत करते होंगे। ज़िशान अब्बासी जो हमारे कप्तान थे, वो एक मामला भी हुआ कि उन्हें जहरीला महलूल पिला दिया गया, आपको लगता है वो भी वजह बनी? उसके बाद खौफ आ गया होगा टीम में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी कल ही टीम से बात हुई थी, उनके मोराल बहुत हाई थे, और ऐसी कोई वजह नहीं थी। वो मिस्टेकनली कहीं पिलाया नहीं है उन्होंने, मिस्टेकनली कहीं हो गया है। और इंडिया हमारा बहुत अच्छा होस्ट है, वहाँ की जो ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल है, भारत ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल, वो हमारे बहुत अच्छे, उनके और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बड़े फ्रेंडली और बहुत अच्छे, दुनिया में बेस्ट होस्ट मैं ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से इंडिया को भारत है। अच्छा अनवर साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जो है फतुहात का सिलसिला पाकिस्तान के पास है, वाहिद दुनिया की टीम है, 2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन बनी, 2002 में भी और 2006 में भी वर्ल्ड चैंपियन रहे आप लोग। लेकिन जिस तरह नेशनल टीम्स होती हैं उनको रिकग्निशन मिलती है, दुनिया जानती है उनको, आप लोग भी हमारे हीरो हैं, जो ये खेल कर आ रहे हैं ये भी हमारे हीरो हैं, क्यों इनको उतनी पजीराई नहीं मिल पाती? उसकी बेसिक वजह यह है कि एक तो आम कम्युनिटी का इसमें इंटरेस्ट कम है, क्योंकि हाईलाइट नहीं किया जाता, मीडिया पे इतना ज़्यादा इसको आप लोग नहीं दिखाते। लेकिन इस बार पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप इन रहा, ब्लाइंड क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखी, ठीक है, हम इसी वजह उम्मीद से करते हैं कॉमन मैन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में लोग
दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जो शिकस्त थी इसके बाद दोबारा से फतवाहत का सिलसिला पाकिस्तान का शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान जिस तरह बेताज बादशाह है ब्लाइंड क्रिकेट में, वो पाकिस्तान अपनी फतवाहत का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू कर देगा। अनवर अली हमारे साथ हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे ये हीरो हैं और उम्मीद करते हैं कि अब पाकिस्तान की नेशनल टीम जब जाएगी वो इस हार का बदला लेगी, क्योंकि पहले सोचा जाता था कि पाकिस्तान की नेशनल टीम अगर हारती है तो ब्लाइंड क्रिकेट टीम उसका बदला लेगी। पाकिस्तानियों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।